जय हिंद आप सभी को। देखिए दोस्तों, आपका बिहार मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलन दस्ता का दोस्तों एग्जाम 14 से 17 जून के बीच होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड आपका दोस्तों जीके जीएस मैथ मस्ती आप लोग जानते होंगे, यानी जगदेव सर के द्वारा दोस्तों आपका एक बुक निकाला गया है जो कि रियांस पब्लिकेशन की तरफ से निकलता है। तो उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर हम 1 कराने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों क्वेश्चन को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि बिहार से जितना भी आपका रिलेटेड एग्जाम होता है, जैसे बिहार एसएससी हो गया दोस्तों, आपका बिहार दरोगा हो गया या बिहार पुलिस हो गया, इस सबका प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है दोस्तों सूची 1 में पूरा स्थल है और दूसरा में अवस्थिति यानी स्थिति बताना है कि किस दोस्तों कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ दोस्तों आपका बताइए कि कहाँ स्थित है। तो मेहरगढ़ वर्तमान में आपका पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद कोल्डियावा दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। चिरांद आपका बिहार में स्थित है और गुफे कराल ये आपका कश्मीर में स्थित है। यानी 3, 1, 4, 2 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में स्थित है, कोल्डियावा आपका उत्तर प्रदेश, चिरांद बिहार और गुफे कराल कश्मीर। चिरांद का दोस्तों याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका बिहार से रिलेटेड पूरा स्थल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर आपका कथन और कारण वाला है। जैसे कि आप लोग ने अगर बिहार दरोगा का एग्जाम दिए होंगे तो देखे होंगे कि इस बार जो पैटर्न था वो चेंज करके आपका कथन कारण और कुट वाला अधिकांश क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो उसी से दोस्तों आपका नए सिलेबस और पैटर्न पर आधारित ये जगदेव सर के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण बुक निकाला गया। तो आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंप्लीट देखिएगा, आपका एग्जाम जरूर हेल्प होगा और हम सारा प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो क्वेश्चन है देखिए, कथन ये कह रहा है कि नौ पसाड़ काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। कारण है कि नौ पसाड़ काल में कपास उपजाया जाने लगा था। बताना दोस्तों कि कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए आपका कूट के अनुसार नौ पसाड़ काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि नौ पसाड़ काल में कपास उपजाया जाने लगा था, ये भी आपका सही है। और देखिए कपास से ही आपका कपड़ा का बुनाई होता है, यानी कारण आपका कथन को स्पष्टीकरण कर रहा है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण यानी सही व्याख्या कर रहा है। तो दोस्तों कथन और कारण वाला आप लोग ध्यान से बनाइएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि हड़प्पा पूरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। बताइए आप लोग भी कमेंट करके कि हड़प्पा पूरा स्थल यानी हड़प्पा पूरा स्थल कहाँ स्थित है। तो ये आपका दोस्तों वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में। दोस्तों जैसे भारत में आपका पंजाब है, उसी तरह से पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रांत है। तो याद रखिएगा पंजाब प्रांत आपका पाकिस्तान में हड़प्पा पूरा स्थल हो जाएगा। वहीं मोहनजोदड़ो पूछता तो मोहनजोदड़ो भी दोस्तों आपका पाकिस्तान में ही स्थित है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताना है दोस्तों कि कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि आपका धर्मपाल को ध्रुव यानी राष्ट्रकूट ने पराजित किया था, तो बिल्कुल सही है। धर्मपाल का दोस्तों आपका ध्रुव जो राष्ट्रकूट वंश का आपका राजा थे उनके द्वारा पराजित किया गया था। अगला है कि ध्रुव ने प्रतिहारों को भी पराजित किया, तो ये भी दोस्तों आपका सही है। यानी ध्रुव के द्वारा धर्मपाल को भी पराजित किया गया और प्रतिहारों को भी, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। और याद रखिएगा दोस्तों ध्रुव आपका जो राजा थे वो राष्ट्रकूट वंश के आपका दोस्तों संबंधित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, गांधी जी ने 1932 में उपवास प्रतिबद्धता किस लिए किया था। बताइए दोस्तों कि गांधी जी ने 1932 में उपवास किस लिए किया था। तो आप लोग भी साथ साथ में कमेंट देते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ। तो दोस्तों गांधी जी ने 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाए गए सांप्रदायिक अधिनिर्णय के कारण आपका उपवास रखे थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाए गए सांप्रदायिक अधिनिर्णय के कारण आपका उपवास रखे थे।
अगला देखिए 6 नंबर भी दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आइए चलते हैं सूची पर। देखिए आपका यहाँ एक तरफ सूची दिया दोस्तों आपका आंदोलन से संबंधित है और दूसरा तरफ उसका स्थान दिया है। बताना है कि कौन सा आंदोलन किस स्थान से संबंधित हो जाएगा। तो फकीर विद्रोह दोस्तों आपका बंगाल से संबंधित है, याद रखिएगा। फकीर विद्रोह बंगाल से। कूका आंदोलन दोस्तों पंजाब से संबंधित था। मोपला आंदोलन केरला से संबंधित था और खासी विद्रोह आपका असम से संबंधित था। यानी आपका दोस्तों 1, 3, 2, 4 राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी का घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं था। बताना है दोस्तों कि यह कथन सुभाष चंद्र बोस ने कब कहा था। तो दोस्तों आपका सुभाष चंद्र बोस द्वारा यह कथन असहयोग आंदोलन के दौरान कहा गया था, जब महात्मा गांधी ने चौरा चोरी कांड के बाद आपका असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो याद रखिएगा इस घटना को। अगला देखिए 8 नंबर की निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। बताना है दोस्तों कि किस अधिनियम के तहत आपका गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत आपका दोस्तों गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर के असहयोग आंदोलन के समय दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया। बताइए कि असहयोग आंदोलन के समय दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया था। तो दोस्तों यह आरंभ आपका मजरूहल हक के द्वारा किया गया था और ये आपका पटना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर के बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था। बताइए कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था। तो ये आपका दिसंबर 1916 में किया गया था। 16 दिसंबर 1916 को बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर दिया है कि विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता किसे माना जाता है। बताइए दोस्तों कि विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता किस सभ्यता को माना जाता है। तो ये आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता को माना जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर की हम्मुराबी संहिता किस सभ्यता से संबंधित है। बताइए कि हम्मुराबी संहिता किस सभ्यता से संबंधित है। तो यह आपका मेसोपोटामिया से ही संबंधित था। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि हम पूर्ण व्याख्या के साथ आपका 100 के 100 क्वेश्चन आपका बताएं तो आप लोग जरूर अपना कमेंट में सजेशन या राय दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम दोस्तों पूर्ण व्याख्या फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ आपका वीडियो बना देंगे। अगला देखिए 13 नंबर की अजंता गुफाओं का प्रमुख विषय क्या है। बताइए कि अजंता गुफाओं का प्रमुख विषय क्या है। तो इसका प्रमुख विषय आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 14 नंबर की एलोरा गुफाएं किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। बताना है दोस्तों कि एलोरा गुफाएं किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका दोस्तों केवल जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है और एलोरा गुफाएं केवल जैन मंदिर से प्रसिद्ध है। तो दोनों फैक्ट दोस्तों याद रखिएगा और दोनों आपका महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख चलते हैं 15 नंबर के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है। बताइए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव होता है। तो ये आपका दोस्तों अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आपका पंचायतों का चुनाव की चर्चा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यकाल कितने वर्ष की होता है। बताइए कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी दोस्तों CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बताना दोस्तों कि आपका मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है दोस्तों। तो ये आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि या तो 6 वर्ष या उनके 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर की किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन
उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? बताइए कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा आपका राष्ट्रीय आपातकाल 352 के अधीन संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? तो दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत ये प्रावधान लाया गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन का आपका लेवल कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट करें। ये आपका जगदेव सर के द्वारा, जो कि जीके जीएस मस्ती वाले आपका टीचर हैं, ये बहुत ही अच्छा दोस्तों क्वेश्चन सेट करते हैं और क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो आप ज़रूर इनका प्रैक्टिस सेट आप शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। अगला देखिए 18 नंबर की प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? बताइए कि प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्य होते हैं? तो दोस्तों ये लोकसभा के सदस्य होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, लोकसभा के सदस्यों। अगला देखिए 19 नंबर के बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? बताइए कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन 17 जून 1944 के किया गया था, जो कि ऑप्शन में दोस्तों नहीं दिया है, याद रखिएगा 17 जून 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, आपका निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रपतियों की मृत्यु पद पर रहते हुए? बताना दोस्तों कि कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी? तो दोस्तों आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, ये दोनों की मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हो गई थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 और 4 आपका सही है। अगला देखिए 21 नंबर की भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को चुनाव से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है? बताइए कि कौन सा अनुच्छेद दोस्तों संसद के चुनाव से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है? तो ये आपका अनुच्छेद 327 देता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि 327 अनुच्छेद संसद को चुनाव से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। अगला देखिए 22 नंबर की तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तो तारों के मध्य दोस्तों दूरी ज्ञात करने की इकाई आपका प्रकाश वर्ष हो जाएगा, और प्रकाश वर्ष दूरी की मात्रक है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा, पूछा हुआ दोस्तों क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखिए कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? बताना है कि कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन ये है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बिल्कुल सही है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, ये भी सही है। सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक चमकीला ग्रह आपका शुक्र है, ये भी सही है। सौरमंडल का अधिकतम गति वाला ग्रह ये आपका दोस्तों मंगल, गलत है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर की भारत का क्षेत्रफल संसार का क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी बताना है कि इसकी जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर देखिए कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? दोस्तों आपका पूर्वोत्तर राज्य का दिया हुआ है 7 सिस्टर में कि किससे आपका बांग्लादेश की सीमा नहीं मिलती है। तो त्रिपुरा दोस्तों आपका बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपका मेघालय भी बांग्लादेश से टच करता है, लेकिन मणिपुर आपका बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर के भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम सजाना है। दोस्तों आपका पड़ोसी देश के सीमा के विस्तार के आधार पर आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। बताइए कि सही उत्तर क्या हुआ? तो दोस्तों इसका शॉर्ट ट्रिक हम बता देते हैं। पड़ोसी देश का आपका दोस्तों बचपन में बी है, याद रखिएगा बचपन में बी है। बस से आपका बांग्लादेश हो जाएगा जो कि सबसे ज़्यादा आपका दोस्तों सीमा साझा करता है। उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और आपका दोस्तों अफगानिस्तान हो जाएगा। तो सबसे कम अफगानिस्तान, उसके बाद भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो इससे आप रिलेट कर लीजिएगा दोस्तों कौन सा सही उत्तर होगा। आप स्वयं भी बता सकते हो उत्तर। तो सबसे कम ऑप्शन के अनुसार नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चीन और बांग्लादेश, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 27 नंबर के निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? बताइए दोस्तों कि पूर्व से पश्चिम
अगर चौहद्दी की बात किया जाए दोस्तों, तो मैप में आपका ऊपर नॉर्थ होता है यानी उत्तर होता है, नीचे आपका साउथ होता है, दायां तरफ दोस्तों ईस्ट होता है और बाएं तरफ आपका वेस्ट होता है। तो पूरब से दोस्तों पश्चिम बताना है कि पर्वत का सही क्रम। तो सबसे पूरब में आपका दोस्तों कंचनजंगा होगा, उसके बाद माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। कंचनजंगा और आपका दोस्तों सिक्किम में है, जो कि भारत में सबसे ऊंची आपकी चोटी हो जाएगी, और माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर के निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? बताइए कि कौन सा दोस्तों अक्साई चीन का भाग है। तो ये आपका काराकोरम श्रेणी अक्साई चीन का भाग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर वर्तमान में अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कुछ भाग को चीन द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, और यही भाग आपका काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला देखिए 29 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कौन सा कथन दोस्तों आपको सही है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन को। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये आपका दोस्तों गलत है। अगला कह रहा है कि पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये भी आपका दोस्तों गलत है। तीसरा कह रहा है कि पुलकित झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये आपका दोस्तों बिल्कुल सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि ऑप्शन आपका 3 पुलकित झील केवल 2 राज्यों में फैली है, यही सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 30 नंबर की निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। बताना है दोस्तों कि कौन सा आपका पर्वत श्रृंखला यानी कौन सी चोटी हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। बताइए आप लोग कमेंट करके कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो दोस्तों आपका लोहोत्सो जो पर्वत श्रेणी है वो आपका हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लोहोत्सो। अन्नामलाई दोस्तों आपका दक्षिण भारत की पर्वत चोटी हो जाएगी, तो याद रखिएगा अन्नामलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला देखिए दोस्तों आपका इसी में कूट के अनुसार दिया है कि कूट के सही उत्तर है, तो एक आपका हो जाएगा लोहोत्सो, और उसके साथ ही दोस्तों आपका हो जाएगा चोओउ, यानी राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा चोओउ और लोहोत्सो दोनों पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर की दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों आपका अन्नामुड़ी हो जाएगा, जो कि आपका नीलगिरी पर्वत चोटी के दोस्तों अंतर्गत आता है अनाईमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर की नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच दोस्तों आपका सतपुड़ा श्रेणी आता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच आपका सतपुड़ा श्रेणी आता है। अगला 33 नंबर की अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों का उपयोग का अध्ययन करता है। कथन पर विचार करना है दोस्तों। अगला है कि अर्थशास्त्र केवल धन से संबंधित है, और तीसरा कर के अर्थशास्त्र मानव व्यवहार और विकल्पों का भी अध्ययन करता है। तो तीनों ऑप्शन सही है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर आपका इकोनॉमी से संबंधित है कि मांग का नियम किस संबंध को दर्शाता है। देखिए मांग का नियम के बारे में बताना है कि मांग का नियम किस संबंध में दर्शाता है। तो मांग का नियम हमेशा कीमत के विपरीत होता है, यानी कीमत और मांग में विपरीत संबंध, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर किसी वस्तु का दोस्तों मांग बढ़ता है तो उसकी कीमत घट जाती है, और कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग दोस्तों आपका घट जाएगा। दोनों हमेशा उल्टा होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अगला देखिए 35 नंबर के निम्नलिखित में कौन कारक मांग को प्रभावित नहीं करता है। बताना है कि कौन सा कारक दोस्तों आपका मांग की में परिवर्तित नहीं करता है। तो उपभोक्ता के आय पर दोस्तों आपका मांग निर्भर करता है, तो बिल्कुल सही का है। वस्तु की कीमत पर भी निर्भर करता है आपका मांग, उपभोक्ता की पसंद पर भी निर्भर करता है, लेकिन व्यक्ति की ऊंचाई ये कोई दोस्तों रिलेट नहीं है, यानी मांग की को प्रभावित नहीं करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 36 नंबर की आपूर्ति का नियम क्या बताता है। तो आपूर्ति का नियम आपका कीमत बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर की संतुलन मूल्य क्या है। तो संतुलन मूल्य दोस्तों आपका जहां मांग और आपूर्ति बराबर होती है वहां संतुलन मूल्य या इक्विलिब्रियम प्राइस कहा जाता है।
38 नंबर देखिए कि उत्पादन के कारकों में निम्न में से कौन राशि शामिल नहीं है। बताना है कि उत्पादक के कारकों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो उत्पादक में दोस्तों आपका भूमि आता है, श्रम आता है, पूंजी आता है, लेकिन कर नहीं आता है। दोस्तों इसमें उत्पादक में 4 साधन होता है, भूमि, श्रम, पूंजी और दोस्तों आपका संसाधन। अगला देखिए 39 नंबर के मानव पूंजी निर्माण से क्या अभिप्राय है। तो मानव पूंजी निर्माण से दोस्तों आपका शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना है, यानी राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कि मानव पूंजी निर्माण से आपका शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना होता है। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर आपका कथन और कारण वाला है। कथन कह रहा है कि कार्य करने के लिए आवश्यक बल ढकेलने की तुलना में उठाने में अधिक होता है। कार्य करने के लिए आवश्यक बल ढकेलने की तुलना में उठाने में अधिक लगता है, बिल्कुल सही है। कारण है कि रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण से अधिक होता है। तो दोस्तों आपको पहिया को जैसे घुमा के ले जाने और उसको खींच के ले जाने में घुमाने वाला दोस्तों रोलिंग घर्षण कराता है, और स्लाइडिंग घर्षण खींच के ले जाने वाला तो रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण से अधिक होता है। तो ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा, यानी सिर्फ कथन आपका सही है, कारण गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 41 नंबर की जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्तन प्रभावित होंगे। बताना दोस्तों कि प्रकाश की तरंगे जब वायु से कांच से होकर गुजरती है तब कौन कौन से दोस्तों परिवर्तन होंगे। तो देखिए आपका तरंगदैर्घ्य परिवर्तन होता है और वेग परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति परिवर्तन नहीं होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 42 नंबर देखिए कि दूध उत्पादन में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दूध उत्पादन में वसा की मात्रा मापने के लिए आपका ब्यूटीरोमीटर का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों ब्यूटीरोमीटर का। वहीं दूध की शुद्धता मापने के लिए आपका लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 43 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन आपको सही बताना है। वे पदार्थ जो ऊष्मा को आसानी से स्वयं में से होकर गुजरने देता है कुचालक कहलाता है। सही कथन दोस्तों बताना है कि कौन सा ऊष्मा को आसानी से स्वयं में से होकर गुजरने देता है कुचालक कहलाता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगला कह रहा है कि क्लिनिकल थर्मामीटर में तापमान का परास 32 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये आपका सही है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। बताना है दोस्तों कि कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। पहला है आपका एमीटर। तो एमीटर विद्युत धारा मापता है, बिल्कुल सही है। वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल मापता है, ये भी सही है। लेकिन आपका गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध नहीं मापता है बल्कि विद्युत धारा की दिशा मापता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 45 नंबर कि जिस विलयन में कोई पदार्थ की सीमा के बाद और अधिक घोला न जा सके ऐसे विलयन निम्नलिखित में क्या कहलाता है। तो दोस्तों ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। 46 नंबर देखिए कि दो परमाणुओं के समस्थानिक आइसोटोप कहा जाता है। तो दो परमाणुओं का समस्थानिक दोस्तों आपका जब उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो उसे आपका समस्थानिक कहते हैं। सॉरी दोस्तों, जिनमें आपका परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। और वहीं जब न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और समभारिक दोस्तों जिनकी परमाणु संख्या भिन्न हो परंतु द्रव्यमान समान हो उसे समभारिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 47 नंबर के निम्नलिखित में सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है। बताना है दोस्तों कि कौन सा सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म है। तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा सोडियम और आयरन, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 48 नंबर कि आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व तो सामान्यतः दोस्तों आपका लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का जो घनत्व होता है अपरिवर्तित रहता है, राइट आंसर ऑप्शन ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर की स्थिर
आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में से किस नियम का है? तो दोस्तों ये आपका चार्ल्स का नियम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर की, जीव में जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कौन सा कथन आपका सत्य है। तो पहला कह रहा है कि आपका दोस्तों जीव केवल लैंगिक जनन करते हैं, गलत है। जीव केवल अलैंगिक जनन करते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि जीव दोनों लैंगिक और अनैंगिक जनन दोनों कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है जीव लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन करते हैं, ये आपका सही है। और जीव के लिए लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से अधिक लाभकारी होता है, यह भी आपका गलत है। यानी केवल 3 आपका सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 51 नंबर के, प्रोस्टिटा किंगडम के अंतर्गत किस प्रकार की पोषण विधि पाई जाती है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो प्रोस्टिटा किंगडम के अंतर्गत दोस्तों आपका स्वपोषी और परपोषी दोनों पोषण विधि पाई जाती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 52 नंबर कह रहा है कि माइक्रोप्लाज्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन आपका सही है? बताना है कि दोस्तों कौन सा आपका माइक्रोप्लाज्म के बारे में सही है। तो पहला कह रहा है कि इसमें कोशिका भित्ति पूर्णतः अनुपस्थित होती है, गलत है दोस्तों। कोशिका भित्ति माइक्रोप्लाज्म में रहता है। दूसरा कह रहा है कि यह सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है, ये आपका बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि कई माइक्रोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होता है, ये भी आपका दोस्तों सही है। चौथा कह रहा है कि इन्हें प्रोस्टिटा किंगडम के अंतर्गत रखा जाता है, तो ये भी आपका दोस्तों सही है। यानी 2, 3 और 4 सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर चलते हैं। 53 नंबर दिया गया है कि पक्षमाभी प्रोटोजोआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य है? बताना है दोस्तों कि पक्षमाभी प्रोटोजोआ के बारे में कौन सा आपका कथन सही है। तो पहला है दोस्तों ये थलीय तथा धीरे धीरे गति करने वाला जीवधारी है, बिल्कुल सही है। इनमें एक गुहा होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है, ये भी सही है। तीसरा दिया गया ट्रिपोनोसीमा इसका उदाहरण, ये भी सही है दोस्तों। यानी सभी कथन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर की, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किस पदार्थ की बनी होती है? तो पादप कोशिका में दोस्तों अगर कोशिका भित्ति पूछे तो ये आपका सेलुलोज का बना होता है, वहीं अगर कवक में पूछे तो काइटिन का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दोस्तों सूची दिया और दूसरी तरफ उसका सवाल के बारे में दिया गया है। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। पहले इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग टेरिडोफाइटा से संबंधित नहीं है? यहाँ देखिए दोस्तों नहीं है, पूछा है कि कौन सा वर्ग टेरिडोफाइटा से संबंधित नहीं है। तो टेरिडोफाइटा से आपका लिवर्ट संबंधित नहीं है, बाकी साइलोटम और इक्विसिटम और सिलेजिनिला तीनों दोस्तों आपको टेरिडोफाइटा से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर की, कैचे मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए कि कैचे मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका उपयोग आप लोग मोबाइल यूज किए होंगे तो देखे होंगे कैचे आपको, तो इसका उपयोग सीपीयू की गति बढ़ाने के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर की, पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग दोस्तों आपका हेक्ले वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 59 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन सा अजैविक घटक है? बताना है दोस्तों कि कौन सा आपका अजैविक घटक है, यानी जिसमें आपका जीव ना हो। तो ये आपका दोस्तों जल अजैविक घटक के अंतर्गत आता है, बाकी पौधे जानवर और बैक्टीरिया तीनों जैविक घटक है। अगला देखिए 60 नंबर की, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधे में भोजन पकाने की प्रक्रिया दोस्तों प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 61 नंबर देखिए कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने किया था? तो नोबेल पुरस्कार का स्थापना आपका अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला देखिए 62 नंबर की, गीता किस ग्रंथ का भाग है?
बताइए कि गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो दोस्तों ये आपका महाभारत ग्रंथ का भाग हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 63 नंबर कथन दोस्तों दिया है कि कौन सा कथन सही है, कथनों पर विचार करें। पहला दिया है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित हुआ, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ये भी आपका दोस्तों सही है। तीसरा दिया कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है। तीनों आपका दोस्तों सही हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और तीनों सही है। अगला देखिए 64 नंबर दोस्तों, जैसे कि इस प्रैक्टिस सेट में देख रहे हैं कि आप लोग कथन कूट पर कितना सारा क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपका बिहार दरोगा से रिलेटेड आपका जो एग्जाम हुआ था, बिहार दरोगा मेंस हो या दोस्तों बिहार आपका प्री का हो, सभी में आपका कूट का दोस्तों संख्या ज़्यादा था। उसी से आपको मद्देनजर रखते हुए इस तरह से पैटर्न चेंज किया गया है। तो 64 का उत्तर सही बताइए कि क्या होगा, कि कौन सा कथन दोस्तों सही है। पहला कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये भी सही है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना, ये भी आपका सही है दोस्तों। इसकी शुरुआत 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन से हुआ था, तो ये भी आपका सही है, यानी 1, 2, 3 आपका सही है, तीनों ऑप्शन सही है। अगला देखिए 65 नंबर के निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन आपका सही है। पहला ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित होता है, बिल्कुल सही है। आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत 1896 में हुआ था, ये भी सही है। पहला आधुनिक ओलंपिक एथेंस में हुआ था, तो ये भी सही है, यानी 1, 2, 3 आपका तीनों ऑप्शन सही है। देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपका तीनों ऑप्शन ज़्यादातर सही निकल रहा है। अगला देखिए 66 नंबर की दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? तो पृथक बिहार के समर्थन में दोस्तों आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा लाया गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 67 नंबर 1607 में बंगाल के गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? तो बाज बहादुर को दोस्तों कुल खान की उपाधि आपका जहांगीर के द्वारा दिया गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 68 नंबर के निम्न में से किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है? तो फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में आपका मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को जाना जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 69 नंबर की वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वाल्मीकि रामायण की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो ये आपका बक्सर क्षेत्र के लिए मलद और करुणा दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला देखिए 70 नंबर की बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन 1980 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका योजना है और दूसरा तरफ जारीकर्ता आपका दोस्तों। पहला है कि गोधाम बताना है कि किससे संबंधित है? तो गोधाम आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। फिर भैवा योजना आपका आंध्र प्रदेश संबंधित है, और दिव्यांग शक्ति योजना वाणिज्य एवं और उद्योग मंत्रालय संबंधित है, यानी 1, 3, 2 इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर की विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? बताइए विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये आपका दोस्तों खुशहाली में 116वां स्थान मिला है। नेक्स्ट देखिए 73 नंबर की चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन का लेखक कौन है? बताइए कि करुणा द पावर ऑफ कंपैशन का लेखक कौन है? इसका लेखक दोस्तों आपका मनोज मुकुंद नरवणे हो जाएंगे, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 74 नंबर के हाल ही में आईपीएल के इतिहास के सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन बनी है? बताइए दोस्तों, अगर अभी आप लोग आईपीएल देखते होंगे तो कौन सा आपका टीम आईपीएल का खिताब जीता है और किसे हरा कर, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसे आपका दोस्तों मैन ऑफ द मैच मिला था फाइनल में। 74 का उत्तर बताइए कि आईपीएल के इतिहास में सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन बनी है? तो दोस्तों ये आपका चेन्नई सुपर किंग्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर के देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का ऑसिलेशन ट्रायल पूरा हुआ
देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी? तो देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन आपका दोस्तों हरियाणा राज्य में चलेगी, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 76 नंबर की 11वें रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि देश कौन सा है? बताइए कि निम्न में से कौन आपका 11वें रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि देश है? तो दोस्तों इसका मुख्य अतिथि देश आपका फिनलैंड हो जाएगा। अगला देखिए 77 नंबर की भारत सरकार ने किसके साथ मार्च 2026 में यूरेनियम आपूर्ति की समझौता किया है? तो यूरेनियम आपूर्ति का समझौता दोस्तों आपका कनाडा देश के साथ किया गया है। देखिए दोस्तों ये आपका प्रैक्टिस सेट जीके जीएस में जो आपका जगदेव सर के द्वारा चैनल है उसके उन्हीं के द्वारा दोस्तों ये बुक निकाला गया है। तो जरूर आप लोग 1 से 100 तक क्वेश्चन को दोस्तों याद रखिएगा, आपका एग्जाम में जरूर ही आपका बेनिफिट होगा। इसी तरह से इसका जितना आपका प्रैक्टिस सेट है हम सभी कराएंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। अगला देखिए 78 नंबर की केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए कौन से मस्कोट का अनावरण किया है? तो दोस्तों ये आपका प्रगति और विकास का अनावरण किए हैं। अगला देखिए 79 नंबर की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आकाश नई पीढ़ी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम के उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण पूरे कर लिए हैं। यह मिसाइल निम्न में से किस कंपनी द्वारा बनाई गई है? दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, जो आपका डीआरडीओ द्वारा आकाश मिसाइल बनाई गई है यह किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो दोस्तों ये आपका भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया, नहीं राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 80 नंबर की 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम वार्ताओं को आसान बनाने में अपनी भूमिका के लिए निम्न में से किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का विशिष्ट कार्य पुरस्कार दिया गया? तो इसके लिए दोस्तों आपका रंजीत रिंकी सिंह गिल को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का विशिष्ट कार्य पुरस्कार दिया गया था। अगला देखिए 81 नंबर आपका मैथ से संबंधित है, तो जो आपका मैथ है वो आप लोग स्वयं बना लीजिएगा, हम उत्तर बता देते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला 82 नंबर भी मैथ है, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 83 नंबर का 83 का सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 84 का दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 85 का सही उत्तर बता देते हैं कि 85 का सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। 86 का सही उत्तर आप लोग स्वयं बताइएगा कि क्या होगा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 87 नंबर आपका रीजनिंग से संबंधित है, तो रीजनिंग बनाइएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला चलते हैं 88 नंबर आपका रीजनिंग से ही संबंधित है। 88 का सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका रीजनिंग ही है, तो इसका सही उत्तर 89 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 90 नंबर रीजनिंग ही है, 90 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 91 नंबर देखिए दोस्तों इंग्लिश है आपका कि द बॉय फील ऑफ द बस एज इट स्टार्ट मूविंग, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इडियम और फ्रेज है, 92 का सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 93 देखिए आपका दोस्तों फिलिंग द ब्लैंक्स है कि राधिका राइट्स अ लेटर टू पीडी सर डैश इंक, तो 93 का सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 94 देखिए दोस्तों आपका इंग्लिश ही है कि ही हैज़ बीन लिविंग इन द हाउस डैश 1985, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा सिंस 1985। नेक्स्ट देखिए 95 नंबर आपको ट्रांसलेट करना है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसका हिंदी अर्थ होता है कि आपका ईमानदारी सबसे अच्छी नीति, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 96 नंबर देखिए कि लहर किस प्रकार की संज्ञा है, हिंदी से संबंधित है, तो लहर आपका दोस्तों जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला देखिए 97 नंबर की जातिवाचक संज्ञा शब्द है, कौन सा आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द है? तो दोस्तों आम आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट देखिए 98 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा है? तो द्रववाचक दोस्तों संज्ञा आपको ठंड आपका द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला देखिए 99 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताना है कौन सा दोस्तों आपका पुल्लिंग हो जाएगा? तो लगन आपका पुल्लिंग है। और इस सेट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दोस्तों आप लोग लाइक कर दीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जो बिहार पुलिस
मद निषेध या कक्षपाल चलन दस्ता का तैयारी कर रहे हैं उनका भी हेल्प हो जाएगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर करें। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए कि गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा। तो गुरु शब्द का बहुवचन शब्द गुरुए हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लाएंगे। उससे पहले दोस्तों आपका रोशन आनंद सर के द्वारा जो बुक निकाला गया है बिहार पुलिस मद निषेध से संबंधित, उसका भी हम प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पर करा रहे हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका भी प्रैक्टिस सेट आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका एडिटोरियल पब्लिकेशन का भी ला रहे हैं हम, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।